हम विलयन में सांद्रताओं का अध्ययन कर चुके थे कि सांद्रताओं को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब जो हमारा अगला हिस्सा है इसको वो है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। असल में क्या है, पहले इसकी थीम समझ लेते हैं, बेसिक बातें समझ लेते हैं कि जो विलेय पदार्थ होते हैं वो विलायक में प्रवेश करते हैं। ठीक, दोनों की अंतरक्रियाएं होती है और विलयन बन जाता है। तो अब हमें उन कारकों का अध्ययन करना है। जैसे हम चीनी की स्थिति देखें, चीनी को अगर हम ठंडे पानी में घोलते हैं यानी कम ताप पर घोलते तो कम मात्रा में घुलती है, और गर्म करते हैं यानी ताप बढ़ा देते तो चीनी ज्यादा घुलने लगती है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कारक हैं जिनसे हमको ये पता पड़ेगा कि कब तो विलेय विलायक में ज्यादा घुलते हैं और कब कम घुलते हैं। तो वही कारक कहलाते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब इनमें हम दो तरह की व्यवस्थाएं लेंगे। एक प्रकार का तो रहता है हमारे पास, हमने लिया ठोस विलेय और विलायक ले लिया हमने द्रव विलायक। जब हम द्रव विलायक में ठोस विलेय को मिलाते हैं तो कौन कौन से कारक इस विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है, पहला पॉइंट जो है वो है विलेय व विलायक की प्रकृति। दोबारा देख लें, हम लोग विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब यही है किन कारकों की वजह से विलेय ज्यादा घुल जाते हैं या किन कारकों की वजह से कम घुलते हैं। तो उनमें एक कारक है हमारे पास विलेय और विलायक की प्रकृति। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि प्रत्येक वैज्ञानिक यही बोलता है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब यह है, एक कोटेशन कही जाती है इसके लिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। हम भी जब अपने मित्र बनाते हैं, रिश्तेदारी नहीं करते हैं, तो उसी हिसाब से करते हैं कि जो हमारे समान स्तर का होता है। अब यहाँ इस बात का क्या महत्व है, तो यहाँ महत्व ये है, हमारे पास दो तरह के यौगिक होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक यौगिक या कहते हैं उनको ध्रुवीय यौगिक। ध्रुवीय यौगिक का मतलब देखिए, जैसे NaCl, ये आसानी से प्लस माइनस बना सकता है, इसका मतलब ध्रुवीय यौगिक है। HCl है, यहाँ प्लस और ये माइनस बन सकते हैं, तो ये सब क्या है, ध्रुवीय यौगिक। तो पहले भी मैं बता चुका था, वे यौगिक जिनमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है वो ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। वहीं अगर अपन I2 की बात करें, सल्फर की बात करें, तो यहाँ देखें सभी परमाणु समान प्रकार के हैं, ना तो किसी की विद्युत ऋणता कम रहेगी ना किसी की ज्यादा, तो प्लस माइनस बनेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये कैसे यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक। तो जो समान समान को घुलता है, इसका मतलब यही है कि ध्रुवीय अणु तो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय अणु अध्रुवीय विलायक में। तो ये कारक हो गया प्रभावित करने वाला। हम कह रहे हैं कि आयोडीन जो है वो जल में ज्यादा नहीं घुलता, लेकिन NaCl जल में बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाता है। तो रीजन क्या है कि जल एक ध्रुवीय विलायक है, जबकि ये कैसे अणु है, अध्रुवीय अणु। CCl4, C6H6, ये सब कैसे हैं, अध्रुवीय विलायक। तो विलेय और विलायक की प्रकृति में यही बात भाषा है कि जो अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं वो ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुल जाते हैं, तथा अध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ जो होते हैं वो किसमें घुलते हैं, अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4, C6H6 में घुल जाते हैं। तो इससे हम इस बात को समझ सकते हैं। अब इसी में एक बात आती है, जैसे मान लीजिए, मैं इसको दूसरी तरह से एक बात समझाता हूँ विलेय विलायक की प्रकृति में ही। ये पदार्थ है, ये ध्रुवीय है, और B पदार्थ है, ये भी कैसा है, ध्रुवीय है। दोनों ही ध्रुवीय हैं। लेकिन एक ध्रुवीय पदार्थ मान लीजिए ये तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा घुल रहा है और B पानी के अंदर बहुत ही कम घुल रहा है, जबकि दोनों ही पदार्थ कैसे हैं, ध्रुवीय। अगर अध्रुवीय होता तब तो घुलता ही नहीं, लेकिन दोनों ही ध्रुवीय है, तो एक कम क्यों घुल रहा है, एक ज्यादा क्यों घुल रहा है। तो इसके लिए ध्यान दें,
जितने भी ध्रुवीय यौगिक होते हैं उनके जो आयन होते हैं वो परस्पर बंधित होते हैं और उनकी जो ताकत कहलाती है उसे कहते हैं चालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? चालक ऊर्जा। फिर से देखें, जो भी ध्रुवीयाणु होते हैं उनके आयनों के बीच में ताकत होती है, उससे पूरा बड़ा जालक बनता है और जालकों की जो ताकत कहलाती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा। जैसे ही इन ध्रुवीय अणुओं को जल में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो पानी के अणु इसके आयनों से चिपकने लगते हैं, जैसे H2 ऐसे चारों तरफ से चिपकते हैं। और जब ये चिपकते हैं तो उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। तो हमारे पास दो तरह की ऊर्जा है, ये तो गन की ऊर्जा है, आयनों के बीच में जो ताकत है उसके बीच की ऊर्जा जिनसे आयन बंधे हुए हैं। ये कौन सी ऊर्जा है? आयन जब जल से घिर जाते हैं तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। अब देखिए, अगर जालक ऊर्जा ज्यादा रही और जलयोजन ऊर्जा कम रही, इसका मतलब बंधों की ताकत ज्यादा रहेगी और ये ऊर्जा कैसी पड़ गई है? कम। तो ये आयन आसानी से टूटेंगे नहीं और जल में घुलेंगे नहीं। तो अगर जालक ऊर्जा का मान जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा होता है तब तो यौगिक कम मात्रा में घुलते हैं। लेकिन अगर जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाए तो हमारे पास, जैसे मान लीजिए जालक ऊर्जा का मान 70 किलो जूल है और इसका मान कितना है? 100 किलो जूल। तो हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा मिल चुकी है। 100 में से 70 किलो जूल जालक ऊर्जा यानी आयनों के बीच के बंधों को तोड़ने में काम आ जाएगी। इस वजह से ये आयन आसानी से टूट जाएंगे और जल में आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि ध्रुवीय अणु जल में घुलते हैं, अध्रुवीय जो है अध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय में जिनकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है वो ज्यादा घुलते हैं, जिनकी जालक ऊर्जा ज्यादा होती है वो कम घुलते हैं। अगला देखें, दूसरा कारक। एक कारक तो हो गया कौन सा? ठोसों के लिए, ठोस विलेय और द्रव विलायकों। तो एक तो हो गया विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक होता है हमारे पास ताप कैसे प्रभावित करता है। तो इसके लिए आप लोग एक ही चीज ध्यान रखें, जब भी कोई क्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी रिएक्शन। और इस ऊष्मा छेपी रिएक्शन का मतलब उसमें बाहर फेंकने वाली रिएक्शन। इसके लिए डेल्टा H जो होता है उसका मान होता है नेगेटिव। किसके लिए माना जाता है? ऊष्मा छेपी के लिए। वहीं ऊष्मा शोषी के लिए इसका मान होता है पॉजिटिव। तो एक वैज्ञानिक हुआ था ला शतोलिए नाम का, ला शतोलिए। ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि हमेशा साम्य अवस्था का जब भी हम परिवर्तन करते हैं साम्य अवस्था में, तो क्रिया अपने आप उस दिशा में चलने लग जाती है जिधर से वापस साम्य अवस्था प्राप्त हो जाए। दोबारा देखें, मान लीजिए कोई क्रिया साम्य अवस्था पर चल रही है। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है जितनी अग्र दिशा में जाए उतनी ही पश्चिम दिशा में चलने लग जाए। अगर मान लीजिए हम कोई क्रिया में ऐसा परिवर्तन कर दें जिससे क्रिया या तो अग्र दिशा में जाना पसंद करे या पश्चिम दिशा में करे, तो उस समय पर हम क्रिया में, मतलब क्रिया में अपने आप ही ऐसा कोई परिवर्तन हो जाता है, क्रिया अपने आप ही उस दिशा में चलती है कि वापस साम्य अवस्था में आना चाहती है। तो देखिए, ये कौन सी क्रिया है? ऊष्मा छेपी, ये है ऊष्मा शोषी। तो आप एक ही बात ध्यान रख लें, जब जब ऊष्मा छेपी रिएक्शंस होती हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्रियाएं पश्चिम दिशा में जाती हैं। तो अगर इस क्रिया के लिए हमने ताप बढ़ाया तो क्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में। और अगर ऊष्मा शोषी के लिए ताप बढ़ाते हैं तो क्रिया कौन सी दिशा में जाती है? उत्तर दिशा में। तो यहां से आ सकता है वे ठोस विलेय जो द्रव विलायक में रुककर ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं देते हैं, ताप बढ़ाने पर वे क्रियाएं पश्चिम दिशा में जाती हैं। पश्चिम दिशा में जाने का मतलब एक बार और समझिए। देखिए, ये क्या है हमारे पास? विलेय प्लस विलायक, दोनों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया? विलयन। तो देखें, अगर विलेय विलायक में घुल जाए और विलयन बन जाए तब तो ये क्रिया अग्र दिशा में है, और अगर विलयन वापस से टूट करके विलेय और विलायक बना ले तो क्रिया कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। अगर ये इसमें, अगर इस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? विलेय विलायक में घुल रहा है, यानी विलेयता बढ़ रही है। और अगर उल्टी दिशा में आ रहा है तो इसका मतलब विलयन में से विलेय हट रहा है और विलायक भी हट रहा है, इसका मतलब विलेयता कम हो रही है। तो आप देखिए,
यदि क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी तो ताप बढ़ाने पर क्रिया कौन सी दिशा में आएगी? पश्चिम दिशा में। इसका मतलब विलेयता क्या हो जाएगी? कम। तो ऊष्माक्षेपीय क्रियाओं की जो विलेयता है ताप बढ़ाने पर कम होती है। ऊष्माशोषी के लिए बताया ताप बढ़ाने पर क्रिया अग्र दिशा में जाएगी। इसका मतलब क्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? इस दिशा में, और इस दिशा में जाएगी। इसका मतलब विलेय विलायक में ज्यादा से ज्यादा घुल रहा है, यानी विलेयता का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गया, ऊष्माक्षेपी यौगिकों के लिए विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है, ऊष्माशोषी के लिए बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी वाले पदार्थों में आते हैं, जैसे हमारे पास NaOH है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca है। इसके लिए आते हैं ऊष्माशोषी के लिए NaNO3 है। इसके अलावा Li2SO4 है, इस तरह से, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब पदार्थ हैं जिनकी वजह से विलेयता का मान घटता है। अब देखिए इसी क्रम में एक विशेष लवण है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। उसे कहते हैं गिलूबर लवण। ये क्या होता है गिलूबर लवण? इसका सूत्र है Na2SO4 10H। ये क्या सिस्टम है? सामान्यतः हमने देखा ताप बढ़ाने पर या तो विलेयता बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। ऊष्माक्षेपी है तो कम होनी चाहिए और ऊष्माशोषी तो बढ़नी चाहिए। लेकिन ये लवण ऐसा है जिसमें ताप जब बढ़ाते हैं तो 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, इतने ताप तक तो इसकी विलेयता बढ़ती है, यानी पानी में ज्यादा घुलता है। लेकिन जैसे ही 32.5 से ज्यादा मान कर देते हैं, वैसे ही इसकी विलेयता क्या होने लगती है? कम। तो आखिरकार ये होता क्यों है? तो असल में 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका जो क्रिस्टलन जल है, यानी इससे चिपका हुआ जो पानी है, वो दूर दूर हट जाता है और ये लवण निर्जलीकृत हो जाता है। जब निर्जलीकृत हो जाएगा तो जल से जुड़ ही नहीं पाएगा, जल के अणु से जुड़ेंगे नहीं, और नहीं जुड़ेंगे तो ये जल में घुलनशील भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास गिलूबर लवण है। तो ये दो कारक तो है जो कि किसमें है? ठोस विलेय और द्रव विलायक के केस में काम आते हैं। अब देखते हैं, यदि हमारे पास हमने गैस विलेय और द्रव विलायक लिया तो कौन कौन से कारक विलेयता को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक हम ताप को लेते हैं। ठीक, ताप का कारक क्या है? प्रक्रम वही है। यदि प्रक्रम मान लीजिए गैसों का घुलने का प्रक्रम ऊष्माशोषी रहा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और अगर प्रक्रम कैसा रहा? ऊष्माक्षेपी रहा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अब जितनी भी गैसें हैं उनमें से लगभग सारी गैसें जल में घुलकर या किसी द्रव में घुलकर के कौन सा प्रक्रम दर्शाती है? ऊष्माक्षेपी। जितनी भी गैसें हैं द्रव में जब घुलती हैं तो प्रक्रम कौन सा दिखाते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो बताइए ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी के लिए होता है ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। लेकिन इसका भी अपवाद है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ये दोनों गैसें ऐसी हैं जो ऊष्माशोषी प्रकृति दर्शाती हैं, इस वजह से ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है। ये ज्यादा घुलती है हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखिए जो गैसें ऊष्माक्षेपी के लिए और भी एक कारण हम बता सकते हैं। असल में आप ऐसे मानिए कि आपके हाथ में एक पात्र है और पात्र में पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर CO2 गैस भरी है। आपने इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा? जो उसके अंदर CO2 कण है वो क्या करेंगे कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पात्र में से वो सब तेजी से बाहर निकल जाएंगे। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब गति करते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी एक रीजन दे सकते हैं। पूछता है क्या कारण है ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है? तो दोनों ही रीजन है। गैसों की जल में होने वाली क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? कम। और दूसरा, ताप बढ़ाने पर गैसों की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो पात्र को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और विलेयता कम हो जाती है। तो एक तो ताप है कारण। दूसरा देखें, बी है गैसों की प्रकृति। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए गैसों में भी कई तरह की गैसें होती है। कुछ गैसें ध्रुवीय या आयनिक प्रकृति की होती है और कुछ अध्रुवीय प्रकृति की। जैसे आप देखिए अमोनिया,
अमोनिया में नाइट्रोजन माइनस वाला, हाइड्रोजन प्लस वाला, यानी कैसी प्रकृति के, ध्रुवीय प्रकृति की। HCl, HCl द्रव के रूप में भी पाया जाता है, गैस के रूप में प्लस माइनस है। SO2 सल्फर प्लस वाला है, ऑक्सीजन माइनस वाला है, तो इस प्रकार से ये हो सकता है। इसके अलावा मेथेन गैस है, इसके अलावा आपके पास CO2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है। ये मैंने विलेयता का क्रम लिखा है इसमें कि गैस है किस तरह से घुलने का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा ये घुलती है और सबसे कम N2 घुलती है। मतलब क्या है, इन चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। गैसों की प्रकृति, वे गैसें जो ध्रुवीय प्रकृति की या आयनिक प्रकृति की होती है, देखेंगे ध्रुवीय या आयनिक प्रकृति की गैसें तीनों, वे गैसें जो ध्रुवीय या आयनिक प्रकृति की होती हैं, वे जल से आसानी से क्रिया कर सकती हैं। और जब जल से आसानी से क्रिया हो सकती है तो इसका मतलब इनकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि अध्रुवीय गैसें, ये देखें O2 हुई, CO2 हुई, ये सब अध्रुवीय अणु हैं। जबकि अध्रुवीय गैसें जल में आसानी से नहीं घुल सकती हैं। जैसे ऑक्सीजन जल में कम घुलती है लेकिन रक्त में बहुत ही ज्यादा आसानी से घुल जाती है। तो ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर हो गया। अब इस प्रकृति को हम एक शब्द है अवशोषण गुणांक के नाम से जानते हैं। क्या होता है अवशोषण गुणांक? किसी भी गैस की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 1 मिलीलीटर जल में घुल जाती है। फिर से सुन लें, किसी भी गैस की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 1 मिलीलीटर जल में घुल जाती है। तो यहाँ पर ये जो क्रम है अवशोषण गुणांक का है। सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक किसका है? अमोनिया का, ये सबसे ज्यादा घुलती है, नाइट्रोजन सबसे कम। रीजन मैंने बता दिया कि ये ध्रुवीय अणु है जो जल से आसानी से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। जिनकी अन्योन्य क्रिया कम है वो क्या है, कम घुलनशील होते हैं। ये तो हो गया गैसों की प्रकृति। अब हम लेते हैं तीसरा कारक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है दाब का प्रभाव। ये कारक असल में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमने पहले लिया था तो ठोस विलेय लिए थे और द्रव विलायक लिया था। आप जानते हैं ठोसों के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रवों के कण भी लगभग पास पास होते हैं। इसलिए इन कणों को अगर हम दबाएंगे तो उन अणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गैस के कण अत्यंत दूर होते हैं, इसलिए इनको दबाते हैं तो इनके ऊपर दाब का प्रभाव पड़ता है। ज्यादा दबाएंगे तो कण क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो इसलिए ये कण क्या होते हैं, जो गैस लिया है तो द्रव दाब से प्रभावित होने वाले हैं। तो असल में हुआ क्या है, इस दाब के प्रभाव को एक वैज्ञानिक था हेनरी, उसने अपने नियम से समझाया। तो किसका नियम काम करता है यहाँ पे? हेनरी का नियम। कैसे काम करता है तो आप यहां से समझें। ये हमारे पास द्रव विलायक है, यहां पर हमारे पास गैस के कण है, ठीक। ये हमारे पास A गैस है, ठीक। इनके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, मान के चलिए कि ये दाब लग रहा है 0.1 atm। कितना दाब लग रहा है? 0.1 atm। दूसरी गैस हमने ली और यहाँ पर ये कण डाल दिए इस तरह से। गैसों के कण चूंकि अनंत होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, ये कण थे। इनके द्वारा 0.1 atm का लग रहा है, पर इनके द्वारा जो गैसें दाब लगा रही है वो कितने का लगा रही है? 0.2 atm का। तो आप देखिए, जिन गैसों के कणों के द्वारा कम दाब लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये 50 कण है, ये 0.1 atm का दाब लगा रहे हैं, ये 50 कण कितने का लगा रहे हैं? मिलकर के 0.2 atm का। जिन गैसों के कणों का दाब कम है, तो आप देखिए अगर दाब कम रहेगा तो इसमें प्रवेश करने वाले कणों की संख्या भी क्या रहेगी? कम दबाएंगे इसके अंदर तो कम मात्रा होगी, लेकिन अगर दबाव ज्यादा रहेगा तो इसके अंदर प्रवेश करने वाले कणों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो हेनरी यही समझाता है, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुलने वाले गैस के कणों की संख्या उसके द्वारा लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है।
फिर से सुन लें। निश्चित ताप, वातावरण हमको निश्चित ताप पर लेना, कमरे का ताप। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी विलायक के निश्चित आयतन, यानी इसका 1 लीटर लिया है तो इसका भी 1 लीटर लेना है, यानी हर गैसों के लिए समान आयतन रखना है। निश्चित आयतन में प्रवेश करने वाले गैस के कणों की संख्या उन कणों के द्वारा लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ कम दाब लगा है तो कम कण जाएंगे और ज्यादा दाब लगा है तो ज्यादा कण जाएंगे। तो ये तो इसका एक सामान्य रूप मैंने बताया, हेनरी का नियम इस तरह से कि दाब घुलने वाले कणों के समानुपाती होती है। अब इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक रूप से देख लेते हैं, क्योंकि विलयन की बात है और विलयन के अंदर अगर स्थिति ऐसी हो, ये हमारे पास विलयन है। इस विलयन में मान लीजिए 2 गैसें प्रवेश कर रही हैं, एक तो है एक एक कण और एक किसके है, बी के कण। तो यहाँ पे हमने जैसा पढ़ा है, अगर एक एक कणों का दाब ज्यादा रहेगा तो इसके मोल ज्यादा प्रवेश करेंगे और बी के कणों का दाब अगर ज्यादा रहा तो बी के मोल ज्यादा प्रवेश करेंगे। कुल दाब कितना रहेगा गैस का, ए का दाब प्लस बी का दाब। तो प्रत्येक हिस्से के दाब को कहते हैं हम आंशिक दाब। किस नाम से जानते हैं, आंशिक दाब। दोबारा सुन लें, ए का दाब प्लस बी का दाब मिलकर के कहलाता है कुल दाब, तो अकेले हिस्से का दाब कहलाता है आंशिक दाब। तो हम अब इस बात को, अच्छा यहाँ पे अगर ए का आंशिक दाब ज्यादा रहेगा तो ए के मोल ज्यादा घुलेंगे और अगर बी का आंशिक दाब रहेगा ज्यादा तो बी के मोल ज्यादा करेंगे। जब हमारे पास 2 या अधिक अवयव होते हैं तो हम मोलों को किसके रूप में लेते हैं, मोल भिन्न के रूप में, यानी जिसके मोल ज्यादा हो। कल हमने पढ़ा था जैसे x मोल भिन्न ए के मोल बटे कुल मोल। तो यहां से भी देख सकते हैं कि मोल भिन्न किसके समानुपाती होते हैं, मोल के समानुपाती होते हैं, यानी जिसके मोल ज्यादा रहेंगे उसके मोल भिन्न भी क्या रहेंगे, ज्यादा। तो हेनरी ने जो अपने लिए शब्द काम लिया था वो मोल भिन्न लिया था। तो देखें हेनरी क्या कहता है, निश्चित ताप पर यदि एक पात्र में हम 25 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो दूसरे में भी 25 डिग्री करें, यानी एक ही कमरे में प्रैक्टिकल रखना है। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव के एकांक आयतन में, किसी द्रव के एकांक आयतन में गैसीय अवयव का आंशिक दाब उसके मोल घुलने वाले मोल भिन्नों के समानुपाती होता है। अर्थात इसका आंशिक दाब कितना मान लिया, Pa, तो किसके समानुपाती होगा, X। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आंशिक दाब लगेगा उतना ही मोल बढ़ेंगे ए के, और जितने मोल बढ़ेंगे उतना ही उसका मोल भिन्न होगा, और ये क्या जाएगा, PV समानुपाती X। तो इसी को हम सॉल्व करें, PA बराबर KHX से PB बराबर KHX। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक सीधी सी पॉइंट यही आ गया कि जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतना ही ज्यादा गैस मिलेगी। अगर एक गैस का दाब ज्यादा बढ़ेगा तो एक एक कण ज्यादा मिले, और बी गैस का दाब बढ़ेगा तो बी के कण ज्यादा मिले होंगे। अब वैसे तो इस साल हमारे जो 12वीं का कोर्स चल रहा है उसमें इसके एग्जाम्पल नहीं दे रहे, लेकिन एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल है, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दाब के मान में क्या आती है, कम। तो दाब जब बढ़ता है तब तो गैसें क्या होती है, ज्यादा घुलती है। दाब बढ़ेगा तो गैसें घुलेंगी। अब ऊपर जा रहे हैं तो दाब क्या हो रहा है, कम। इस वजह से जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो हमारे रक्त से बाहर निकलती है, और जब ऑक्सीजन हमको प्रॉपर नहीं मिल पाती तो हमें श्वास रुकती है, हमारी सांस का अवरोध होता है, उसे कहते हैं एनोक्सिया डिजीज। एनोक्सिया यानी श्वास अवरोध। दूसरा देखें, कोल्ड ड्रिंक खाती है, कोल्ड ड्रिंक में हम ये देखते हैं ढक्कन बहुत ही टाइट लगाया जाता है, बिल्कुल सील्ड पैक किया जाता है। रीजन क्या है कि कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें बहुत ही उच्च दाब पर CO2 गैस के कण उसमें भरे हैं। बोलिए ज्यादा दाब लगाया गया है तो CO2 के कण भी उसके अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा घुले हैं। क्यों घुले जाते हैं, क्योंकि उससे कार्बोनिक अम्ल बनता है और वो एक विशेष स्वाद देता है। इस वजह से जब एक तरह से दाब बढ़ता है तो हमने क्या कर रखा है, ऊपर ढक्कन इसीलिए लगाया है क्योंकि उसका दाब अधिक से अधिक रहे, और ज्यादा से ज्यादा दाब रहेगा तो CO2 गैस उसके अंदर खुली रहेगी।
जैसे ही हम एकदम से ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है, एकदम से दाब कम होगा, और दाब कम होगा, कम दाब होने पर गैस के कण बाहर निकलते हैं और ज्यादा दाब होने पर गैस के कण प्रवेश करते हैं। तो जो CO2 गैस के कण है वो बाहर निकलेंगे और इसीलिए उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। तो ये हमारे पास किसका प्रभाव हो गया, दाब का प्रभाव, और हेनरी का नियम आपके सामने आ चुका है। तो ये तो वो कारक है जो कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है। अब मैं एक पॉइंट के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं इसमें। वो है हमारे पास वाष्प दाब। तो देखते हैं वाष्प दाब क्या है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही चलेगा वाष्प दाब। तो इसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। इसमें देखिए हमारे पास हमने एक पात्र ले लिया, पूरा चैप्टर लगभग प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप इसको इस तरह से समझें जैसे हम घर में काम कर रहे हैं, और ऐसे सोच लिए कि हमने एक पात्र ले लिया और पात्र में क्या भरा हुआ है, इस तरह से पानी। कई लोग ये समझते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पानी की भाप कितने ताप पर बनती है, तो वो कहते हैं 100 डिग्री पर। ऐसा नहीं है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, भाप तो इसकी प्रत्येक ताप पर बनती है। कपड़ों का सूखना, इसके अलावा पानी का धीरे धीरे करके उड़ करके कम हो जाना, ये सब हर ताप पर संभव होते हैं। तो इसलिए वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर चलती है। तो आप देखिए ये हमारे पास पात्र है, पात्र को हमने ढक दिया, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके इसके ऊपरी सतह के कण हैं जो वाष्प के कण बनेंगे। तो ये कण कहाँ जाएंगे, वाष्प बना करके ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन ऊपर से ढक्कन बंद है, तो ऊपर से ढक्कन बंद है तो वापस कहाँ आने का प्रयास करेंगे, नीचे। धीरे धीरे करके और कण भाप बनाने लगेंगे नीचे से। अब जैसे जैसे यहाँ जल के कणों की संख्या कम होती जाएगी और ऊपर भाप के कणों की संख्या बढ़ती जाएगी। हमेशा साम्य अवस्था का सिद्धांत चलता है कि जहां मात्रा ज्यादा होती है वहां से कम की ओर जाने लगती है। पहले पानी ज्यादा था, भाप कम थी, इसलिए पानी से भाप की ओर जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, भाप ज्यादा होने लग गई तो भाप से किधर की तरफ आने लगेंगे, पानी की तरफ। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मान लीजिए यहाँ पर भाप के जो कण है, जितने कण भाप से पानी बनाते हैं उतने ही कण पानी से क्या बनाने लगते हैं, भाप बनाने लगते हैं। इस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, साम्य अवस्था। देखा फिर से, शुरू में पानी ज्यादा था, भाप नहीं थी, तो ज्यादा से कम की ओर यानी पानी से भाप की ओर गए। फिर भाप के कण बढ़ते चले गए। जब वाष्प के कण बढ़े तो वाष्प के कणों ने वापस से इसके अंदर प्रवेश करना चालू किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, भाप से पानी। तो एक समय अब ऐसा करना है जितना भाप से ज्यादा मतलब भाप और पानी के जो स्थानांतरण है उनकी गति कैसे होनी चाहिए, समान। तो जितने कण भाप से पानी बनाते हैं उतने ही पानी से भाप बना लेते हैं। इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब की। भाप है, भाप का मतलब एक तरह से गैस होती है, और गैसें जब किसी भी सतह से टकराती है तो अपना दाब दिखाती है। तो यहाँ पे देखें, जो भी वाष्प के कण थे ये वो वापस से पानी के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, पानी की सतह पर दाब लगाते हैं। तो इसी दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब। तो परिभाषा क्या होगी, साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्प के द्वारा, पानी की भाप के द्वारा, एल्कोहल की भाप के द्वारा, साम्य अवस्था में किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। तो यहाँ से आप वाष्प दाब की परिभाषा देख सकते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा को आप समझ लें, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। और अब आगे चैप्टर उतना ही थोड़ा सा कठिन भी होगा लेकिन समझने में आसान होगा। तो